नमस्कार साथियों, मेरा नाम कैलाश कुमार भैया। आपका अपना यूट्यूब चैनल कैलाश एजुकेशन में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि जो हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत के इतिहास में हम सबसे पहले भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमने एक हड़प्पा की सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और हड़प्पा की खोज होने के बाद में मोहनजोदड़ो की खोज होती है। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता में एक सबसे जो प्राचीन स्थल खोजा गया जिसका नाम हड़प्पा था, और उसके बाद में मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो आगे सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार के स्थलों की खोज हो गई, और सिंधु घाटी जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में है। लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो जिसकी खोज 1921 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई, और यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। उसके बाद में राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की गई, और इनकी जो शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। और उसके बाद में स्टुअर्ट पिगट नाम का व्यक्ति होता है। स्टुअर्ट पिगट क्या कहता है? स्टुअर्ट पिगट कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट नाम का व्यक्ति क्या कहता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहता है कि एक तरह की जुड़वा इनकी राजधानियां थी, क्योंकि उनकी खोज 1921 में हुई थी और हड़प्पा की मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। उसके बाद में धीरे धीरे इनका विस्तार हुआ, और इनका विस्तार जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में 13 लाख वर्ग किलोमीटर ही फैला हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार विस्तार है। इनके जो विस्तार है वो के साथ त्रिभुजाकार इनका विस्तार माना जाता है।
ये इसका एक त्रिभुजाकार फैला हुआ है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है और यह धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्र के विकसित हुए और अलग अलग खोज की गई। जैसे स्थलों की खोज की गई, स्थलों की खोज करने से सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हर प्रकार के स्थलों की जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई, उनके माध्यम से स्थलों की खोज की गई। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब जो विस्तार है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर कितना है? वर्ग किलोमीटर है। और ये 3 देशों के अंदर विकसित है। 3 देशों के अंदर इनके स्थलों की खोज की गई और 3 देशों के अंदर इनके स्थल मिले हैं। सबसे पहले इनके स्थल मिले हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इनके स्थल मिले हैं 481 स्थल इनके मिले हैं। 481 स्थल। भारत में इनके स्थल 917 स्थल मिले हैं। 917 स्थल मिले और एक मिले अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान देश है जिसमें 2 स्थल मिले। कुल इनके 1400 स्थलों की खोज की गई। 1400 स्थलों की सिंधु घाटी सभ्यता में 1400 स्थल खुदाई के दौरान मिले थे। उसके बाद में कहा था सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ये जो सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यता है और इनके स्थलों के बारे में कहा जाता है कि इसके स्थल है वो, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तर में और ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। देखिए इनके स्थल है वो, उत्तर में कौन सा स्थल मिला जिसका नाम है मांडा। कौन सा स्थल मिला? मांडा जम्मू कश्मीर में मिला। मांडा जम्मू कश्मीर में मिला चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे मिला। दक्षिण में स्थान मिला देमाबाद। दक्षिण के अंदर देमाबाद, दक्षिण से देमाबाद आ गया। दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। देमाबाद, दक्षिण में देमाबाद और ये है परवरा नदी के किनारे। परवरा नदी के किनारे मिला था। पूर्व में मिला है आलमगीरपुर। पूर्व के अंदर स्थल मिला जिसका नाम है आलमगीर। ये उत्तर प्रदेश यूपी में मिला है हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। आप आलमगीरपुर यूपी के अंदर, यू से यूपी और यू से इंडन याद रख सकते हैं। यूपी में इंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थल है वो मिला है। उसके बाद में पश्चिम में जो स्थल मिला सुतका गेडोर। सुतका गेडोर यह दांस नदी के किनारे, किसके किनारे? दांस नदी के किनारे पाकिस्तान में मिला है। पाकिस्तान में दांस नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तर में कौन सा स्थान मिला, जो मांडा मिला जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे, दक्षिण में देमाबाद परवरा नदी के किनारे मिला है, पूर्व में आलमगीरपुर, पूर्व के अंदर आलमगीरपुर मिला है। आलमगीरपुर पूर्व में मिला है हिंडन नदी के किनारे, यूपी में मिला है। उसके बाद पश्चिम में आपको कौन सा स्थान मिला है? पश्चिम में सुतका मिला दास नदी के किनारे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र में, यह उत्तर से दक्षिण में आपको बताया गया। आगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र है वो, आगे सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार के स्थलों की खोज की गई और इससे
सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल खोजे गए इनका जनक मानते हैं राखलदास बनर्जी होते हैं। राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी जो सभ्यता में जितनी स्थल खोज हुई इनका जनक है वो द्राविड़ लोगों को मानते हैं। द्राविड़ लोगों को इनका जनक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो इतने स्थल खोजे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थलों की खोज है इनका जनक मानते हैं और द्राविड़ लोगों को माना जाता है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी की विशेषताएं क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की थी इतनी पूरी विशेषताएं थी कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में क्या सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बताना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, एक सभ्यता थी। ये किस प्रकार की सभ्यता थी, लोग इनको क्यों मानते हैं, इनमें किस प्रकार के स्थलों की खोज की गई। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, सबसे फर्स्ट नंबर की विशेषता है कि ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यताएं थी, ये सिंधु की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इसके समकालीन में कौन कौन सी सभ्यताएं हुई थी। एक नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। नील नदी के किनारे कौन सी, मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी हुई थी, मिस्र की सभ्यताएं। इनकी समकालीन में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यताएं विकसित। दजला और फरात नदियों के किनारे, दजला और फरात नदियों के किनारे कौन सी हुई थी, मेसोपोटामिया की हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यताएं हो, इनके समकालीन सभ्यताएं यह थी और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता है, यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक मानी जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता है एक सुव्यवस्थित नगर प्रणाली मानी जाती है। इसमें जो नगर मिले हैं वो एकदम सुव्यवस्थित तरीके से विकसित हुए नगर हमें मिले हैं। देखिए इनकी जो दूसरी व्यवस्था ये है कि इसमें नगर है वो कैसे सुव्यवस्थित नगरीय प्रणाली मिली है। सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था, नगरीय सुव्यवस्थित यानी नगर। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे वो देखिए किस प्रकार थे। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे। एक था पूर्वी टीला, दूसरा था पश्चिमी टीला। देखो पूर्वी टीला के अंदर जो लोग, इनके जो घर बने हुए थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। कच्ची ईंटों से घर इनके जो निर्मित थे। इनके जो घर थे वो किसके, पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनके घर थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे और पश्चिम में जो लोग थे उनके घर थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। और कहा जाता है कि इनके जो घर बने हुए थे उस घरों के ऊपर किलेदारी की हुई थी। किलेदारी की हुई थी, लोग मतलब किले की तरफ बंद रहते थे लोग। कहा जाता है कि यहाँ समर्थ वर्ग है वो निवास करता था। समर्थ वर्ग है वो रहता था, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर घर थे वो दो भागों में विभाजित थे और इनकी जो नगरीय व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी। और एक पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में नगर थे वो विभाजित थे। और इनमें कहा जाता है कि पश्चिमी जो टीला था इनमें समर्थ यानी धनवान लोग यहाँ निवास करते थे। यहाँ पर आगे कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आवासीय भवन मिले हैं। जो आवासीय स्थल मिले हैं,
आवासीय जो स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर है, जो आवासीय स्थल मिले हैं वो किस प्रकार के मिले हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कैसे थे, कच्ची और पक्की ईंटों के घर बनाए हुए थे। कच्ची और पक्की ईंटों के बहुमंजिला घर मिले हैं। बहुमंजिला घर मिले हैं। बहुमंजिला कच्चे एवं पक्के ईंटों के आवासीय स्थल घर बनाए हुए मिले हैं और ये घर बहुमंजिले घर यहाँ पर मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर घर के अंदर आंगन होता था, घर के बीच में आंगन होता था, स्नान घर बना हुआ होता था और कुएं बनाए होते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में आवासीय स्थल, उसके बाद में जो कच्ची और पक्की यहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया गया। ईंटों की जो विशेषता ये थी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें ईंटें मिली है उनकी विशेषता क्या थी। उनकी विशेषता ये थी, ईंटों की विशेषता कहा जाता है कि इस प्रकार की जो ईंटें मिली है जो 4:2:1 में थी। 4:2:1 में ये ईंटें इन ईंटों की विशेषता मानी जाती है कि ये ईंटें 4:2:1 में निर्मित थी। उसके बाद में कहा जाता है कि यहाँ की जो सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली थी, कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जल निकासी प्रणाली थी वो विश्व की एक प्रासंगिक बनी हुई है। आज की एक प्रासंगिक बनी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली। सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बने हुए थे उसमें जल निकालने की जो प्रक्रिया है वो बहुत महान और अच्छी प्रक्रिया थी। देखिए किस प्रकार जल निकासी जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सिंधु घाटी सभ्यता की। इसमें इस प्रकार के घर बनाए हुए थे, ये इस प्रकार के घर थे और इनके ऐसे नालियां लगी हुई थी। ये इस घरों का पानी इस नालियों में आता था और यह नालियां गांव की बड़ी बड़ी नालियों से मिली हुई थी। यह नालियां गांव की बड़ी बड़ी नालियों से मिली होती थी। जैसे इसका पानी इसमें आता था तो इसका पानी यहाँ आता था, तो जैसे इसके बीच में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे। इस बड़ी बड़ी नालियों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे। जैसे ही इसका पानी इसमें आता था, मान लो इसमें कोई किसी प्रकार का कूड़ा कचरा जो आता था वो इस गड्ढों में गिरकर इसके अंदर दब जाता था और पानी है वो इस नालियों से निकल जाता था, बाहर जाकर ये पानी निकल जाता था। और इसका ढक्कन उठा करके, इसके ऊपर ढक्कन दिया होता था, गड्ढों के ऊपर ढक्कन उठा करके इस कचरा को साफ करके, और ये विश्व की प्रासंगिक बनी हुई अच्छी जल व्यवस्था बताई गई है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ की व्यवस्थाएं तो सड़कें बताई गई है, जल निकासी भी बहुत अच्छी आज भी प्रासंगिक बनी हुई है कि नालियाँ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई थी। और उसके बाद में बताया गया है कि यहाँ की जो सड़कें थी, सड़कें हैं वो बहुत ही सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो सड़कें बनाई हुई थी, सड़कों की जो व्यवस्थित सड़कों का जाल था। सड़कें थी वो एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सड़कें बनी हुई थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें थी वो कैसी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जिस 90 डिग्री के कोण पर काटती है सड़कें, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती है, और यह सड़कें जिस स्थान पर काटती है इस स्थान को क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं।
ऑक्सफोर्ड सर्कस। ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। जिस स्थान पर सड़कें आपस में काटती थी उस स्थान को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। कहा जाता है कि देखिए, जैसे ये सड़कें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं, कहा जाता है कि लोग यहाँ रहते थे, वो लोग क्या करते थे कि अपने घरों के दरवाजे, जैसे लोगों के घर हैं, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर इनके दरवाजे छोटी सी गलियों के अंदर खुलते थे, सड़क की दूसरी तरफ खुलते थे। जो मेन सड़क थी उनकी ओर न खुलकर यह इनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर के छोटी छोटी गलियों की तरफ खुलते थे। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों की बहुत एक महान विशेषता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि सड़कें समकोण पर काटती है। आज भी जयपुर इस प्रकार की बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर सड़कें है वो अपने को समकोण पर काटती हुई दिखाई देती हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।